Hello everyone, welcome to my channel Antinet Commerce Classes. Today I will discuss Business Finance. Business Finance में आज हम पढ़ने वाले हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस. इसमें होता क्या है कि हमने डिविडेंड के लिए डिसीजंस लेना होता है कि हमारी जो टोटल इनकम है, ठीक है, उसका कितना पार्ट हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना पार्ट हम क्या करें, रिटेन करके रखें. ठीक है जी. ये अलग अलग फर्म होती हैं, अलग अलग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. कुछ जो ग्रोइंग फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखती हैं क्योंकि उनको ग्रो करना होता है. ठीक है. इसी तरह जो ग्रोइंग फर्म नहीं होती वो डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. ये सब डिसीजंस लेने होते हैं डिविडेंड पॉलिसी में. ठीक है जी. चलिए पढ़ते हैं. और ये ये चैप्टर नंबर 7 है. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 है. ये एमकॉम सेकेंड ईयर, ये एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का है. आप एमडी रोहतक चैप्टर नंबर 7 सीबीएसई बुक में अगर आपको पढ़ना हो तो. ठीक है जी. चलिए पढ़ते हैं. कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजंस लेना होता है. बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड उन्होंने ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना डिविडेंड उन्होंने रखना होता है. ठीक है. कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो ये डिसाइड करता है कि कंपनी की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब कि कितना वो फाइनेंस चाहती है. अगर ग्रोइंग फर्म है तो ज़्यादा चाहेगी. ठीक है. तो उन्होंने क्या करना होता है कि ज़्यादा ही उन्होंने अपना रिटेन करके रखना होता है, डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ठीक है. और फिर देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर सेविंग इन द कंपनी एंड बियर द रिस्क. ठीक है जी. सिंस सर्टेनिटी दे वुड बी एक्सपेक्ट ए फेयर रेम्यूनरेशन फॉर इट. कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी अमाउंट्स को कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें रेगुलर या फिर कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती हैं. कुछ तो एक साथ चाहते हैं, कुछ रेगुलर चाहते हैं, बट वो रेम्यूनरेशन चाहते हैं, रिवार्ड चाहते हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट. सम शेयर होल्डर्स विश टू अर्न. कुछ इन्वेस्टर्स की क्या कोशिश होती है कि उन्होंने अर्न करना है रेगुलर इनकम. ठीक है जी. और कुछ चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए. अगर किसी को रेगुलर इनकम चाहिए, ठीक है जी, उस इन्वेस्टर्स को इंटरप्राइज से, तो वे क्या करते हैं, मे वेट फॉर सम ईयर टू अर्न फुल प्रॉफिट्स. इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कीप द शेयर होल्डर हैप्पी एंड दिस मे बी पॉसिबल व्हेन दे आर प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये ड्यूटी होता है कि उन्होंने अपना जो इन्वेस्टर्स है उसको सेटिस्फाई करना है. अगर वो रेगुलर इनकम चाहता है तो रेगुलर देनी है, अगर वो एक साथ चाहता है तो एक साथ देनी होती है. ठीक है जी. अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डिविडेंड. कितने टाइप के डिविडेंड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं कैश डिविडेंड. ठीक है जी. क्या पढ़ते हैं, कैश डिविडेंड. दिस इज़ ए वाइडली प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ये बहुत ही पहले से चलता आ रहा डिविडेंड का फॉर्म होता है. नॉर्मली कंपनी में डिविडेंड ऑन देयर शेयर होल्डर्स इन कैश. कहते हैं कि नॉर्मली कंपनी पे करती है डिविडेंड, ठीक है, कैश के रूप में. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को कैश जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इफेक्ट करता है. दिस मीन दैट इज नेसेसरी फॉर कैश डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड. लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज क्वाइट साउंड. अगर कोई कंपनी क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन पर इफेक्ट करता है कैश डिविडेंड, अगर वो कैश डिविडेंड दे रही है तो उसने अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को ध्यान में रखना है. उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर्स. कंपनी में इशू बोनस शेयर्स टू इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. बोनस शेयर्स देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर हील्ड बाय दैम. बिसाइड द कंपनी में कन्वर्ट देयर पार्टली पेड अप शेयर इंटू फुली पेड अप शेयर्स. कहता है कि जो फुली पेड अप शेयर्स बना देती है, जैसे कि कोई शेयर 8 रुपये का था उसको 10 रुपये का बना देगी. ठीक है. इस तरह भी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व. इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस ऑल द अवेलेबल अकाउंटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल. कहते हैं कि जितने भी उसके पास रिजर्व होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, उन सबको वो क्या करती है, रिजर्व में कन्वर्ट कर देती है. सच कंपनी विच आर हैविंग so much accumulated profit and reserve but their liquidity position is not good, they adopt this method. कहते हैं कि जिस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है, लिक्विडिटी उसके पास कम होती है बट उसके पास प्रॉफिट और रिजर्व बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इस मेथड को फॉलो करती हैं. उसके बाद है प्रॉपर्टी डिविडेंड. कहते हैं कि इट इज नॉन एज डिविडेंड इन द काइंड. इन दिस टाइप ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ असेट्स. डिविडेंड किसके रूप में दिया जाता है, असेट्स के रूप में दिया जाता है. ठीक है जी. इन केस ऑफ कंपनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रोडक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सम यूरोपियन कंट्रीज, वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बोटल ऑफ ब्रांडी,
विस्की वगैरह, ये मतलब कि जो भी कुछ वो बनाती थी वो उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, या फिर कोई भी असेट्स वगैरह प्रोवाइड कर देती है, तो उसको प्रोपोज डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद है बॉन्ड डिविडेंड। इन दिस केस कहते हैं कि कंपनी इशू बॉन्ड देती है, डिवेंचर्स देती है टू शेयर होल्डर्स को इंस्टेंट ऑफ गिविंग द कैश के बजाय वो बॉन्ड्स प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद बढ़ते हैं स्क्रिप डिविडेंड। ये एक ऐसा डिविडेंड होता है व्हेन द प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी नॉट गुड, जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटली अच्छी नहीं होती, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव इन फ्यूचर, वो इम्प्रूव करना चाहती है फ्यूचर में, द कंपनी इशू प्रोमिसरी नोट टू इट्स शेयर होल्डर्स। क्या देती है? प्रोमिसरी नोट देती है, प्रोमिसरी नोट इंस्टेंट ऑफ गिविंग द डिविडेंड इन कैश नहीं देती, प्रोमिसरी नोट दे देती है, ठीक है। विच ए फिक्स सम ऑफ डिविडेंड इज प्रॉमिस टू पेड इन फ्यूचर, वो प्रॉमिस करती है शेयर होल्डर्स को कि हाँ हम आपको फ्यूचर में इतना फिक्स अमाउंट का डिविडेंड, इतना फिक्स अमाउंट का कैश दे देंगे ऑन ए पर्टिकुलर डेट पर। इट इंक्रीज द करंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, इट इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड ऑन दैम। अंडर द स्क्रिप्ट डिविडेंड्स शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट आर इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड्स। यानी कि अंडर जो स्क्रिप्ट पेमेंट्स डिविडेंड होता है, ठीक है, अंडर स्क्रिप्ट डिविडेंड्स शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट दिए जाते हैं इन ल्यू ऑफ डिविडेंड की जगह। अंडर द बॉन्ड डिविडेंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर इशूड, दिस इज ओनली द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। इंडिया सच टाइप ऑफ डिविडेंड इज और नॉट वैल्यू। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हमने दोनों पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसको कंपोजिट डिविडेंड्स। कंपोजिट डिविडेंड्स होता क्या है? व्हेन डिविडेंड इज पेड पार्सली इन कैश एंड पार्सली इन द अदर असेट्स और इन द फॉर्म ऑफ मेंशन अबव। कहते हैं कि कंपोजिट करके दिए जाते हैं, दो तरह के डिविडेंड दिए जाते हैं, कुछ कैश में दे दिए जाते हैं, कुछ अदर असेट्स के रूप में दे दिए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ये इस तरह का डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी या टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, कितनी तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड या टारगेट डिविडेंड्स। सच पॉलिसीज अडॉप्ट बाय दोज, कहते हैं कि जो ये पॉलिसी होती है वो कुछ कौन सी कंपनी के लिए अडॉप्ट की जाती है? वेयर देयर आर द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की तो ये जो पॉलिसी है वो फॉलो की जाती है। ये जो कंपनी होती हैं, ये जो फर्म होती हैं, उनको लॉट्स ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द डेवलपमेंट करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, ठीक है जी। और कहता है कि दे विश टू सेटिस्फाई देम टू ए ग्रेटर एक्सटेंट विद इंटरनल सोर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग अपनी डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन करने के लिए, ठीक है जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? इंटरेस्ट रिटेन अर्निंग द प्रॉफिट्स इन द सेल्फ बिजनेस। कहते हैं कि रिटेन अर्निंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपनी रिटेन जो भी प्रॉफिट होता है उसको रिटेन कर रखते हैं, थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड द टाइट डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पे आउट रेशो इज निल या फिर वेरी लो होता है इसमें, ठीक है जी। दिस पॉलिसी अडॉप्ट इन द फेयर मैनर, शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट इन द लॉन्ग रन सिंस द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर एप्रिसिएट सफिशेंटली, ठीक है। दे अर्न हाई कैपिटल गेन, but such policy must to adopt only when there is a fair chance of reinvestment of the profit in the business and lot of probability of development and expansion are available। ये जो भी ये मेथड होता है ना, ये केवल तभी यूज़ किया जाता है जब अपॉर्चुनिटी हो कि हाँ हमारा फर्म जो है डेवलप करेगा, ठीक है जी, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इन द फर्म में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। इसमें होता क्या है? अंडर दिस पॉलिसी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी सो मच इंटरेस्ट इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कह रहे कि मच ऑफ द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट एज ए डिविडेंड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज ए डिविडेंड। अंडर दिस पॉलिसी डिविडेंड पे आउट रेशो इज क्वाइट हाई which may be about 80% or more. This policy seem in the interest of shareholder in short run, but with a longer perspective this cannot be called a intelligent profit policy। इसको हम अच्छी पॉलिसी नहीं कह सकते लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। इट इग्नोर करती है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन दिस पॉलिसी। कंपनी कैन नॉट एक्यूमुलेटेड फंड्स फॉर ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए वो इकट्ठा नहीं कर सकती फंड्स को, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा क्या कर देती है? बांट देती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी डिविडेंड इज डिसाइड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन द ईयर ऑफ एक्सेसिव प्रॉफिट मोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। अ लेस डिविडेंड इज पेड इन लॉस मेकिंग ईयर्स। डिविडेंड फ्लक्चुएशन एवरी ईयर, मतलब वो बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेबल एंड साउंड डिविडेंड पॉलिसी। दिस इज द लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन विच बोथ
द इनकम एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमने स्टेबल जो हमारा डिविडेंड पॉलिसी होता है उसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है और हमारी कंपनी में कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उन सबको ध्यान में रखकर ही हम पॉलिसी बनाते हैं। दिस पॉलिसी फ्रेम इन सच ए वे दैट देयर वुड नॉट बी वाइड फ्लक्चुएशन इन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती इसमें। इन दिस पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम डिविडेंड इज पेड इन द गुड ईयर एज ए डिविडेंड इज पेड इन लिeu ऑफ द एडवर्स ईयर। ठीक है जी। इन द ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ए फिक्स अमाउंट एज डिविडेंड सरप्लस फंड इज क्रिएट विच मे नॉट बी यूज टू मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट सो गुड ईयर और बैड ईयर। कहता है कि इसमें क्या होता है, मोस्टली स्टेबल होता है। ठीक है। कहते हैं कि बट वन थिंग्स मस्ट बी मेड क्वाइट क्लियर दैट इज इट इज़ नॉट मीन कि स्टेबल डिविडेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेबल डिविडेंड होता है दैट एवरी ईयर द सेम डिविडेंड अमाउंट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूट। देयर कैन नॉट बी एनी चेंज, कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देयर मे बी 3 फॉर्म ऑफ द स्टेबल डिविडेंड्स। कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कह दिया कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है तो स्टेबल ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, चेंज हो जाता है। इसकी 3 कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, स्टेबल डिविडेंड पर शेयर्स। स्टेबल डिविडेंड पर शेयर। इन दिस पॉलिसी द कंपनी पे स्टेबल डिविडेंड पर शेयर। स्टेबल डिविडेंड देती है पर शेयर के हिसाब से एज ए डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अफेक्टेड विद द फ्लक्चुएशन इन द इनकम ऑफ द कंपनी। जो डिविडेंड पर शेयर है वो इफेक्ट नहीं होता है जब हमारी कंपनी की इनकम में चेंजमेंट होता है। तो द स्टेबल डिविडेंड अमाउंट पर शेयर इज़ नाइदर इंक्रीज इन द ईयर हाई इनकम ग्रोथ और नॉट डिक्रीज। कहता है कि जो पर शेयर डिविडेंड है वो चेंज नहीं होता, उसकी हमारी इनकम कितनी भी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, हमारे जो पर शेयर डिविडेंड है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। फॉर द सेटिस्फैक्शंस, कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव कंपनीज नॉर्मली क्रिएट्स डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड्स इन द ईयर ऑफ हाई इनकम। ए पार्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफर टू द फंड्स इन द ईयर ऑफ द लो प्रॉफिट। दीज फंड में बी यूटिलाइज। कहते हैं कि जिस ईयर में हमने क्या होता है प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें हम रिटेन अर्निंग कर लेते हैं, और जिस ईयर में हमें लो प्रॉफिट हो रहा होता है उसमें क्या करते हैं, मतलब कि उस फंड को यूटिलाइज कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। इट इज़ नेसेसरी दैट कंपनी शुड मेंटेन द वाइड whole amount of fund in cash. Company have invest into short term liquidity security which may be easily convert. जब हमने ज़्यादा पैसा हमारे पास हो गया था, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, तो हमने रिटेन अर्निंग कर दी। रिटेन अर्निंग को कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया ताकि हम उसको जल्दी ही कन्वर्ट कर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं। दिस पॉलिसी में बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। ये है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर्स। DPS जो है वो सेम है। ठीक है जी। EPS जो है हमारा अर्निंग पर शेयर वो कम भी होता है, ज़्यादा भी हो रहा है। ठीक है। अगर हमें ज़्यादा हो रहा है तो हम यूटिलाइज़ कर लेंगे उसको, मतलब रिटेन अर्निंग कर देंगे। अगर जब कम हो रहा है तो उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ये इसका कुछ एग्जांपल है। ठीक है। डिविडेंड कह रहे कि पेमेंट रेशो DP रेशो है, DPS अपॉन में EPS, इससे कुछ निकलता है। अर्निंग पर शेयर है, ये पहले ईयर है, फिर अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर है। ठीक है जी। कितना दे रहे हैं, रिटेन अर्निंग हमें कितनी हो रही है। ठीक है जी। इसका फिर पेमेंट रेशो निकाल दिया। ठीक है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड स्टेबल कैश अमाउंट ऑन डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स ईच ईयर्स। ठीक है जी। उसके बाद बढ़ते हैं फिक्स डिविडेंड पेमेंट रेशो। इसमें है रेशो सेम रहेगा। इन दिस पॉलिसी द फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी ईयर एज डिविडेंड्स। इसमें परसेंटेज ऑफ इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो सेम रहती है हर साल। इन द अदर वर्ड द रेशो इज़ फिक्स बिटवीन द पर शेयर डिविडेंड्स एंड इनकम पर शेयर। कहता है कि जो रेशो होगा इस फिक्स रहेगा बिटवीन पर शेयर डिविडेंड्स एंड इनकम पर शेयर्स। अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटेड इन द सेम मैनर्स एज द इनकम ऑफ द कंपनी वेरी। जैसे इनकम वेरी करती है अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो वेरी करता है, बट जो रेशो रहेगा सेम रहेगा। दिस पॉलिसी इज नॉर्मली अडॉप्ट बाई सच कंपनीज हुज इनकम डज नॉट फ्लक्चुएटेड एबनॉर्मली बट ओनली नॉर्मली फ्लक्चुएशंस। द पेमेंट रेशो इज फिक्स। दिस पॉलिसी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम्स। यह इसका डायग्राम है। कहता है कि कांस्टेंट पेमेंट रेशो, इसमें क्या है, रेशो सेम रहेगा। हमारी EPS बढ़ा, BIT बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, कम हो गया ये भी कम हो गया, ये ऊपर गया ये भी ऊपर गया। ऐसे मतलब इसका जो रेशो है वो सेम रहेगा। जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे ये मूव करेगा। जैसे कि ईयर है,
EPS है हमारा ये डिविडेंड, और इसका रेशो है DP रेशो है 60-60, हम इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद है DPS जो है इतना है, रिटेन अर्निंग इतनी है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो रेशो है वो 60% ही रहेगा, इससे ना कम जाएगा ना ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 60 रुपये हम कमा रहे थे तो उसने हमने 36 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 24 रुपये हमने रिटेन करके रख लिए, इन दोनों का रेशो निकाला तो 60% ही आएगा। ऐसे 30 का था, 30 में हम 18 रुपये हमने DPS के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 12 रुपये रिटेन अर्निंग कर दी, मतलब रेशो सेम रहेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेबल डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड्स। इन दिस पॉलिसी द कंपनी पे ए मिनिमम अमाउंट एवरी ईयर टू शेयर होल्डर्स। कहता है कि एक कंपनी जो है मिनिमम अमाउंट पे करती है एवरी ईयर टू शेयर होल्डर्स एज ए डिविडेंड कंपलसरी। इफ़ एनी ईयर द प्रॉफिट आर मोर सम एक्स्ट्रा डिविडेंड इज़ गिवन। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया जाता है। बट इन द ईयर ऑफ लो इनकम, अगर लो इनकम है तो मिनिमम डिविडेंड जो है दे दिया जाता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा दे देगी, एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देगी। अगर जो लो इनकम है तो मिनिमम डिविडेंड दे देगी। सपोज 100 फुली पेड अप शेयर्स है, कंपनी डिटरमाइन करती है इस डिविडेंड पॉलिसी को इन सच ए मैनर दैट द शेयर होल्डर्स विल पे एटलीस्ट 5 पर शेयर एज ए डिविडेंड्स, ठीक है जी। 100 रुपये का फुली पेड अप शेयर्स है, उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी 5 रुपये पर शेयर इन द ईयर व्हेन द कंपनी पर शेयर्स एक्सीडिंग 20 रुपीज़। कहता है कि अगर कंपनी की जो इनकम है पर शेयर 20 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई देन 50% ऑफ एडिशनल इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूट एज ए डिविडेंड। तो क्या करेगी कंपनी, जो 50% एडिशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। हिंस हेयर द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द डिफरेंट ईयर मे बी कैलकुलेटेड अंडर। ईयर है 13, 14, 15, 16, 17। EPS है 15, 30, 32, 20, 18, ये हमारा EPS है। EPS एक्सीडिंग मतलब कितना बढ़ा कितना कम हुआ, 20 रुपीज़ से बढ़ गया, ठीक है। तो क्या आएगी, एक्स्ट्रा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। फाइनली हमारा DPS जो है ये हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए पढ़ते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं एडवांटेज क्या है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के, क्या क्या एडवांटेज है। नंबर फर्स्ट, फिक्स्ड रेगुलर इनकम होती है, स्टेबल होता है तो। इम्प्रूवमेंट इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी इन द मार्केट प्राइस, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो क्या होगा, मार्केट प्राइस जो है स्टेबल रहेगा। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर ग्रोथ ऑफ ए कंपनी। फॉलोइंग द पॉलिसी शेयर होल्डर्स नॉट ओनली रिसीव रेगुलर एंड फिक्स इनकम बट द कंपनी ऑल्सो रिसीव रिटेन अर्निंग रेगुलरली। कंपनी भी तो रेगुलर रिटेन करनी होती है तो उसके लिए ग्रोथ के लिए उसके पास फंड मिल जाते हैं, वो एक्सपेंशन कर सकती है अपनी फर्म का इन फ्यूचर में। ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट जम जाता है कंपनी में कि हाँ भाई ये तो हमें रेगुलर इतना ही देते हैं। हेल्पिंग इन द राइजिंग द एडिशनल फाइनेंस को राइज करने में भी ये हेल्प करती है। उसके बाद बढ़ते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है जी। कौन से हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है ग्रोइंग स्टेज ऑफ द कंपनी अगर ग्रोइंग स्टेज में होती है तो सबको पता है करना क्या है। वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश करती है, लॉट ऑफ फंड्स को अपने पास रिटेन कर रख लेती है, ठीक है जी। वो कम से कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है क्योंकि उसको इन फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ वो इन फ्यूचर ग्रोथ कर लेगी, इसीलिए वो कम से कम जो है लो डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इफेक्ट करती है डिविडेंड पॉलिसी को। इट इज़ नेसेसरी टू पे कैश डिविडेंड दैट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। अगर उसकी कंफर्टेबल है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है उसके पास काफ़ी सारे लिक्विड फॉर्म में पैसा रखा हुआ है तो वो क्या करेगी, कैश डिविडेंड देगी। ए कंपनी हैज़ अनहक प्रॉफिट बट प्रॉफिट इज़ इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म फंड्स, नो लिक्विड कैश। उसके पास कैश नहीं है, उसके पास लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो है बट उसके पास कैश नहीं है। द कंपनी में फाइंड इटसेल्फ डिफिकल्ट टू डिक्लेयर द कैश डिविडेंड इन स्पाइट सफिशिएंट प्रॉफिट। इट मे बी पॉसिबल दैट सच ए कंपनी इन प्लेस ऑफ पेइंग द डिविडेंड इन कैश में डिक्लेयर द इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स। जिसके पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है वो कैश डिविडेंड देगी, जिसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है वो क्या देगी, बॉन्ड्स या शेयर्स वगैरह इशू करेगी। टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो इफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी। कहता है कि टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द कंट्री ऑल्सो इफेक्ट द डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी में एजेंट फ्रॉम द टैक्स। अगर डोमेस्टिक कंपनी से किसी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है तो इन इंडिया में वो टैक्स फ्री होता है
वाइल एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर इज टैक्सेबल, अगर कैपिटल गेन होता है शेयर के ट्रांसफर करने से तो क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है। सिंस सच शेयर होल्डर्स ऑलवेज प्रेफर द डिविडेंड इनकम ड्यू टू द टैक्स सेविंग्स, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वे किसको प्रेफर करते हैं, डिविडेंड को, क्योंकि उनको टैक्स सेविंग मिल जाती है उससे। उसके बाद डिज़ायर ऑफ द शेयर होल्डर्स, वाइल डिसाइडिंग अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशंस, उनका क्या डिज़ायर है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, देयर बाय द डिविडेंड पॉलिसी शुड बी इन सच which give satisfaction to the shareholders. In deciding the dividend policy, a company following points must be taken into accounts, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होता है वो कंपनी का बॉन्ड होता है, ठीक है जी, क्या होती है, बैक बॉन्ड होती है। वो बैक बॉन्ड होती है तो क्या होता है, उसको खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो खुश रहेगा तो कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है जी। उसको क्या चाहिए, उसकी सारी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। रेगुलर इनकम चाहिए तो रेगुलर इनकम दी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर्स, फ्यूचर इज ऑलवर अनसर्टेन, निश्चित नहीं होता। शेयर होल्डर्स ऑलवेज केयर दैट दे माइट हैव टू सेक्रीफाई द प्रेजेंट इनकम एज ए डिविडेंड इन होप ऑफ द मोर फ्यूचर इनकम, जस्ट लाइक द ओल्ड प्रूव ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश, ड्यू टू दिस शेयर होल्डर्स बेसिकली कहता है कि जो फ्यूचर होता है अनसर्टेन होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इस फियर में होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या उसकी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है क्या वो रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो इस वाली जो बात है इस पर ही बिलीव करते हैं कि एक हाथ में बर्ड अच्छा है दो झाड़ियों में होने से, क्योंकि झाड़ियों में नज़र नहीं आते वो लोग, ठीक है जी। टैक्स बेनिफिट, डिविडेंड बीइंग ए टैक्स फ्री इनकम इन इंडिया, ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑलवेज प्रेफर द डिविडेंड इनकम। उसके बाद पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड कैपिटल गेन अलॉन्ग दो may shareholders prefer the dividend income from the company but all the shareholders don't fall under this category, कह रहे कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिविडेंड इनकम को प्रेफर करते हैं बट सारे के सारे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में नहीं आते। द शेयर होल्डर्स who are enterprising invest for quite longer period always give more importance to financial stability of the company so that the market value of their share will increase in long term, they may earn more profit. The company must also keep their wish in its minds since the efficient dividend policy can be decided taking in the consideration the balanced approach of shareholder expectations, कहते हैं कि कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर इनकम मिले तो डिविडेंड को प्रेफर करते हैं ताकि उनको टैक्स सेविंग हो सके, बट जो कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इस तरह बिलीव नहीं करते, वो री इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, क्योंकि उसका अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उसका जो शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, शेयर के प्राइस के इंक्रीज हो जाने से उसे फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग, कहता है कि कुछ जो रेगुलर शेयर होल्डर्स होते हैं वो रेगुलर इनकम में बिलीव रखते हैं, उन्हें ये लगता है कि उनकी जो इनकम है वो रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है जी, तो उन्हें स्टेबल अर्निंग में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ द maintaining controls, the object of maintaining control or its desire to have the control also affect the dividend policy of the company. If the company pay dividend heavily, it would have to depend on the outside source to fulfill its financial requirement. It may also possible in additional issue of shares, the existing shareholders may not show interest, such shares may be purchased by the other outsider persons, ठीक है जी। दे मे कॉज डिक्रीज इन द एग्जिस्टिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी सिंस दे कीप द कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट इंटैक्ट इन हैंड ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कंपनी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिक्लेयरिंग द लोअर डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स ऑल्सो सपोर्ट दिस पॉलिसी। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग, अगर कंपनी जो है उसको डिविडेंड उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो नई शेयर इशू करेगी, ठीक है, नई शेयर इशू करेगी तो नए ऑनर आ जाएंगे, बट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो ये नहीं चाहते, इसीलिए वो मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं कि वो लो डिविडेंड दे बट जो उसका कंट्रोल है उसको किसी और के हाथ में ना दें, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, द बूम एंड डिप्रेशन ऑन द इकोनॉमी ऑल्सो इफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी इन द पीरियड्स ऑफ डिफ्लेक्शंस, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मे सी हैविली फॉल ड्यू टू द डिविडेंड ग्रोथ रेट गो डाउन, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है उसमें प्राइस जो है कम हो जाता है, इसीलिए डिविडेंड जो हो जाता है वो गो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस ए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इट में मेंटेन इट्स हाई डिविडेंड रेट इम्पैक्ट है, और जो इन्फ्लेक्शन में क्या होता है जो कंपनी का हाई रेट हो जाता है डिक्लेयर करती है हाई डिविडेंड्स, क्योंकि उसका जो प्राइस है
उसका जो ग्रो करने का है उसके ज़्यादा हो जाते हैं, वो इसीलिए इन्फ्लेक्शन में ज़्यादा करती है और डिफ्लेक्शन में कम करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस। कह रहे हैं कि वाइल डिसाइडिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, लीगल जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट मस्ट नेसेसरी अडॉप्ट। जब हम डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते हैं तो लीगल रिस्ट्रिक्शन को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। इफ़ ए कंपनी हैज़ टेक ए लोन, देयर इज़ ए रिस्ट्रिक्टिव लोन एग्रीमेंट्स करती हैं, तो जो लोन देने वाले होते हैं वो क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपने मैक्सिमम डिविडेंड इतना डिक्लेयर करना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन क्या है, ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, हैविंग पेइंग द कंपनी आर क्रिटिसाइज एवरीवेयर, कंज्यूमर थिंक दैट द कंपनी इज़ अर्निंग टू, कहता है कि दे डिमांड रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो लोग सोचते हैं कि ये को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट ये प्राइस इतना क्यों रख रहे हैं। जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड्स का, उनका प्राइस जो है कम किए जाने की डिमांड की जाएगी। वो जो कंज्यूमर है वो सोचेंगे कि जो प्रोडक्ट का डिमांड, जो उसका प्राइस है प्रोडक्ट का, उसको कम कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं लीगल प्रोसेसरल टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ द वगैरह वगैरह। लीगल एस्पेक्ट क्या है इन रिलेटेड टू डिविडेंड्स, इंडियन कंपनीज एक्ट में लीगल प्रोविजंस क्या हैं रिलेटेड टू डिविडेंड्स। इंडियन कंपनीज कैन पे डिविडेंड ओनली इन कैश, नॉट एनी अदर फॉर्म्स। अदर फॉर्म में नहीं दे सकती, केवल कैश में ही देंगी। हाउएवर दे कैन यूज़ इशू बोनस शेयर्स एज स्टॉक्स डिविडेंड्स वगैरह। कहते हैं कि बोनस इशू कर सकती हैं, ठीक है, बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है, बट कैश में देंगी। उस कैश में भी दे सकती हैं, बोनस शेयर इशू कर सकती हैं। उसके बाद डिविडेंड कैन ओनली बी डिक्लेयर व्हेन द पावर ऑफ प्रॉपर प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन हैज़ बीन मेड। कहता है कि डिविडेंड के तभी डिक्लेयर करना है जब प्रॉपर प्रोविज़न हो जाना चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए। एंड इफ़ देयर इज़ ए एक्यूमुलेटेड लॉस इट मस्ट बी फुली रिटर्न ऑफ। अगर लॉसेज हैं तो उनको रिटर्न ऑफ करने के बाद, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न बनाने के बाद जो कुछ बचेगा उसका डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। डिविडेंड कैन बी पेड ओनली, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द करंट फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। करंट फाइनेंशियल प्रॉफिट में ही हम डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड आउट ऑफ द पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में बी प्रोवाइड एज पर द रूल फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्डेड। कहता है कि जो केवल करंट प्रॉफिट होते हैं उनमें से ही हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। कहता है कि डिविडेंड कैन ओनली बी पेड आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दीज डिविजिबल प्रॉफिट्स इंक्लूड ओनली द रेवेन्यू प्रॉफिट आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर। कैपिटल प्रॉफिट में से हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, केवल रेवेन्यू प्रॉफिट में से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। बट कैपिटल प्रॉफिट में भी यूटिलाइज इन इशूइंग द फुली पेड अप बोनस शेयर्स। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको हम फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि डिविडेंड ऑन इक्विटी कैपिटल कैन ओनली बी डिक्लेयर व्हेन द सफिशिएंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कहता है कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स हम तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब हमने सफिशिएंट प्रोविजन बना लिया हो फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के लिए। 6 पॉइंट पढ़ते हैं। एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 250, कंपनीज एक्ट सेक्शन 205 2A, इफ़ द प्रपोज रेट ऑफ डिविडेंड इज़ मोर देन 10%, अगर डिविडेंड का जो प्रपोज रेट है वो 10% से मोर है, द कंपनी हैज़ ट्रांसफर ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व एवरी ईयर। तो कंपनी को कुछ प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा एवरी ईयर। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट रेट। कैसे कैसे करना होगा? इफ़ द डिविडेंड इज़ 10%, ठीक है जी, और लेस ऑफ द पेड अप कैपिटल, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द रिजर्व्स। अगर उसका जो डिविडेंड है 10% है या उससे कम है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होती रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इफ़ द डिविडेंड इज़ मोर देन 10% बट लेस देन 12.5 और द पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का 12.5 से कम और 10% से ज़्यादा, तो 2.5 ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर द रिजर्व्स। 2.5 जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। डिविडेंड इज़ मोर देन 12.5 बट लेस देन 15%। 12.5% से ज़्यादा है बट 15% से कम है, तो कंपनी ने क्या करना है, 5% प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद है अगर डिविडेंड रेट इज़ मोर देन 15% बट लेस देन 20%,
और पेड अप कैपिटल 7.5 प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर इन रिजर्व्स। ठीक है जी, 7.5% जो है प्रॉफिट उसको ट्रांसफ़र करना है। इफ़ द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ मोर दैन 20%, तो पेड अप शेयर ऑफ कैपिटल का तो कंपनी ने क्या करना है, देन एटलीस्ट 10% ऑफ द करंट प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना, 10% ट्रांसफ़र करना होता है। द मीनिंग ऑफ रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड, विच मस्ट बी क्रिएट नॉट फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, जनरल होता है ये। और 7 पॉइंट पढ़ते हैं। 7 पॉइंट कहता है कि डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर फॉर दोज प्रीवियस ईयर अमाउंट फॉर विच हैव बीन क्लोज। जिसका अकाउंट क्लोज हो चुका है उसके लिए हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसमें हमने क्या पढ़ा, अगर 10% है तो नथिंग, 10% से 12.5 है तो 2.5, 12.5 से 15% है तो 5%, और 15% से 20% है तो 7.5, अगर 20% से अबव है तो 10%। ठीक है जी, ये है लीगल एस्पेक्ट रिलेटेड टू डिविडेंड्स। उसके बाद पढ़ते हैं प्रोसीजनल एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, ये डिविडेंड रेट ऑफ जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है डिक्लेयर किसके द्वारा किया जाता है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के द्वारा। डिविडेंड इज पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स और ए पर्सन ऑर्डर्ड बाय दैम देयर बैंकर्स, बट इन केस ऑफ द शेयर वारंट द डिविडेंड कैन बी पेड टू द होल्डर्स ऑफ द शेयर वारंट्स। जो होल्डर होता है शेयर वारंट्स का उसे को दे दिया जाता है। वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड द डायरेक्टर शुड टेक into considerations the provisions of memorandum of association and articles। जब कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो डिविडेंड को डिक्लेयर करता है तो उसने ध्यान रखना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। द फॉलोइंग आर द सेम प्रोसीजनल एस्पेक्ट रिगार्डिंग द डिविडेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर पास्ड ए रेजुलेशन इन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या करेगा, एक रेजुलेशन पास करेगा इन विच द रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइड। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड जो है डिसाइड हुई होती है, मीटिंग उठाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। सेकंड क्या कहता है, दैन फिर क्या होता है, रेजुलेशन ऑफ डिविडेंड इज पुट बिफोर शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जो ये हमने डिविडेंड का जो प्रपोज डिविडेंड बनाया, ठीक है जी, रेजुलेशन बनाया, उसको हम किसके सामने रखेंगे, शेयर होल्डर्स के सामने रखेंगे। आफ्टर इट्स अप्रूवल, इसके अप्रूवल के बाद दिस बिकम द फाइनल डिविडेंड। ये क्या बन जाता है, फाइनल डिविडेंड बन जाता है। थर्ड पढ़ते हैं, व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, इट बिकम ए लायबिलिटी फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाता है। इट मस्ट बी पेड विद इन 42 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, अब उसने क्या किया, पहले सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग उठाई थी, उसने एक रेट बताया था कितना रखना चाहिए, वो रेट प्रपोज डिविडेंड था, फिर वो शेयर होल्डर्स के सामने रखा, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया तो वो फाइनल डिविडेंड हो गया। फिर डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो डिक्लेयर डिविडेंड है वो 42 डेज़ में उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशंस। इन केस डिविडेंड टू ऑल शेयर होल्डर इज़ नॉट पेड विद इन ए पीरियड ऑफ 42 डेज़, अगर डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को 42 डेज़ में नहीं दिया गया तो क्या होता है, देन अनपेड डिविडेंड इज ट्रांसफ़र विद इन 7 डेज़। जितना भी डिविडेंड नहीं दिया है वो 7 डेज़ में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए टू द सेंट्रल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल रेवेन्यू अकाउंट्स में 7 डेज़ में वो डिविडेंड ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। नोट क्या होता है, कह रहे कि देयर इज़ टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन द शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटाइटल टू इंक्रीज द प्रपोज डिविडेंड्स। शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं होता कि वो अपना प्रपोज डिविडेंड इंक्रीज़ कर दें। देन दे आर नाइदर इंटाइटल टू डिक्लेयर द डिविडेंड्स, और ना ही उन्हें डिविडेंड डिक्लेयर करने का अधिकार होता है, और नॉट टू इंक्रीज़ इट, और ना ही इसको इंक्रीज़ करने का। बट इन देयर जनरल मीटिंग दे मे बी रिड्यूस इट, वो उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अधिकार है। चलिए पढ़ते हैं टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है। टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है, लीगल एस्पेक्ट पढ़ लिया हमने, प्रोसेस पढ़ ली उसकी। अब टैक्सेशन एस्पेक्ट पढ़ेंगे रिलेटेड टू डिविडेंड इन इंडिया। इंडिया में होता क्या है, डिविडेंड इज डिक्लेयर एज एजम्ड इनकम इन हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स सिंस 1997 से जो डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक कंपनी से शेयर होल्डर्स को, वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ 1997 ऑफ फाइनेंस एक्ट, नाउ द कंपनी itself हैज़ टू पे टैक्स ऑन द डिविडेंड। अब कंपनी जो है खुद डिविडेंड पे टैक्स देती है, शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स फ्री होता है। दिस इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड इज टैक्स फ्री इन हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स।
Corporate dividend tax is shown separately in the profit or loss adjustment accounts. It is also be shown in the balance sheet under the provision separately. जो हमारा डिविडेंड होता है उसको हम दिखाते किधर है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को सेपरेटली शो करते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, और बैलेंस शीट में प्रोविजंस के अंदर आता है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज पेबल ऑन द बोथ इक्विटी ए प्रेफरेंस डिविडेंड्स पर। इट्स प्रेजेंट रेट इज़ 12.5। ये पुराना डेटा है, आप प्रोसेस कर लेना क्या है। आफ्टर द एडिंग द सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस, इसका रेट बन जाता है 14.025%। ठीक है जी। अभी ये डिविडेंड्स पे हम इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, फिर इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत और है, बी पेशेंस। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि डिविडेंड्स, स्टॉक डिविडेंड्स और जो हमारा स्टॉक स्प्लिट्स होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है इशू बोनस शेयर्स विच आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ शेयर्स हील्ड बाय दैम। कहते हैं कि स्टॉक डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है जो बोनस शेयर्स के रूप में दिया जाता है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। उनके जितने शेयर उन्होंने ले रखे थे उतने रेशियो में उनको दिए जाते हैं। दिस मीन्स स्टॉक स्प्लिट और शेयर स्प्लिट इज़ टू सब डिवाइड द हायर वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू द लोअर वैल्यू। जो स्प्लिट्स का मतलब होता है कि हमने हायर वैल्यू ऑफ जो हमारा शेयर का हायर वैल्यू था उसको हमने लोअर वैल्यू में उसके टुकड़े कर दिए, सब डिवाइड कर दिया। सच है जैसे कि 100 रुपीज़ का कोई शेयर था, ठीक है जी, हमने उसको सब डिवाइड करके 10 रुपीज़ के बना दिया 10 शेयर्स। ठीक है जी। बोनस शेयर इशू इन द virtually a form of dividend distribution in which dividend is paid in the form of share instead of cash payments। कहते बोनस शेयर्स होता है वो क्या होता है, एक तरह का डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। देयर बाई इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक डिविडेंड, उसे स्टॉक डिविडेंड बोलते हैं। समटाइम द कंपनी हैज़ हैवीली अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, उसके पास इनफ होते हैं बट उसके पास लिक्विडिटी नहीं होती है, तो वो क्या कर देती है, बोनस के रूप में दे देती है। अगर उसके पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो कैश के रूप में दे देती है। ठीक है जी। उसके बाद अंडर दिस स्कीम शेयर होल्डर्स आर गिवन शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देती है इसको। ठीक है जी। सच एज डिक्लेयर द शेयर होल्डर्स हैज बीन बोनस शेयर्स वगैरह देती है। चलिए छोड़ते हैं इसको। कहते हैं कि जिसके पास 5 शेयर है उसको 1 शेयर मिलेगा बोनस शेयर्स का, कुछ इस तरह रेशो में उसको देती है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द स्टॉक स्प्लिट्स एंड स्टॉक डिविडेंड्स। आफ्टर द इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स द टोटल शेयर कैपिटल इंक्रीज। जब हम बोनस शेयर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी जो टोटल शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बट आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट इट इज़ रिमेन एज इट इज़। अगर हम स्टॉक के हमारे शेयर हैं उसके कुछ टुकड़े करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगी, उसकी जितनी अमाउंट थी उतनी ही रहेगी, बट नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे बट अमाउंट इतनी रहेगी। कह रहे कि बाई इशूइंग बोनस शेयर्स, अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर रिड्यूस, जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड शेयर कैपिटल इंक्रीज, और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बट स्टॉक विद स्टॉक स्प्लिट, अगर हम स्टॉक के टुकड़े करते हैं, नाइदर एनी प्रॉफिट डिक्रीज हैपन। जब हम शेयर के टुकड़े करते हैं तो हमारा क्या होता है, किसी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। बेनिफिट क्या है स्टॉक को स्प्लिट करने के, द नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू द स्टॉक स्प्लिट्स, देयर प्राइस गो डाउन, उनका प्राइस कम हो जाता है, नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज हो जाते हैं एज ए रिजल्ट इनटू हाई वॉलेटाइल्स। ये कहता है कि स्टॉक के टुकड़े करने से उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाता है, लोग उसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं, गुड साइंस आता है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड्स क्या होता है। स्टॉक डिविडेंड्स को के क्या बेनिफिट हैं, बोनस के रूप में जब हम शेयर्स देते हैं या फिर डिविडेंड्स के रूप में हम बोनस शेयर्स देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या एडवांटेज है। कंपनी के लिए क्या होता है कि उसके पास अगर उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो क्या कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि कंपनी का जो कैन मेंटेन एन EPS अर्निंग पर शेयर इज़ रीजनेबल लिमिटेड, EPS जो है रीजनेबली लिमिटेड रहेगा। इट इज़ विल नॉट रिवेल एट एबनॉर्मल इंक्रीज, in case of number of increase the shares EPS automatically become go down। declaration of bonus share is good symbol so stability of the company। ठीक है जी, एक अच्छा सिंबल है, कंपनी की इमेज को सुधारता है, अच्छा करता है। उसके बाद शेयर होल्डर्स को क्या होगा, उसके नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे, उनको ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यूएशन ऑफ ए फर्म्स एंड थ्योरी ऑफ द डिविडेंड्स। ठीक है जी। इसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारे इसकी थ्योरीज़ हैं जिसको हम पढ़ते हैं, कुछ रिलेवेंट है कुछ इरेलेवेंट हैं। ठीक है। कहते हैं कि रेस्पॉन्सिव क्वेश्चंस ऑथर में डिफरेंट कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था। इसमें पहला हम बहुत सारे मॉडल्स हैं। पहला है गॉर्डन मॉडल,
फिर है वॉल्टर, मोदीग्लानी एंड मिलर। कह रहे कि फर्स्ट टू थ्योरी आर द रिलेवेंस थ्योरी एंड द थर्ड थ्योरी है वो क्या है, रिलेवेंस है। ठीक है जी। कहता है कि गॉर्डन का जो मॉडल है, दिस थ्योरी इज प्रोपाउंड बाई मेयर ऑन गॉर्डन। अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन, डिविडेंड डिसीजन इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स। जो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं वो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करते हैं। दे आर रिलेवेंट, वो रिलेवेंट होते हैं। ए फर्म कैन नॉट कीप इट्स डिविडेंड पॉलिसी अपार्ट फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, से अलग से नहीं रख सकती। बोथ आर इंटर रिलेटेड, सर्टेन कॉफिशेंट सर्टेनली इफेक्ट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स को। नॉट ओनली द प्रेजेंट डिविडेंड्स बट इवन द प्रोबेबल डिविडेंड टू बी रिसीव इन फ्यूचर आर मोर रिलेवेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स। सॉरी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को ये डिविडेंड डिसीजन जो है इफेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड कैपिटलाइजेशन थ्योरी ऑफ गॉर्डन, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोबेबल डिविडेंड रिसीवेबल इन फ्यूचर्स। कहता है कि जो मार्केट वैल्यू है ऑफ शेयर की ऑफ ए फर्म की, वो इक्वल है, बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोबेबल डिविडेंड रिसीवेबल इन फ्यूचर्स। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग फार्मूला। इसका फार्मूला है जो हमने पढ़ा था पहले, हमने के ई निकालने का फार्मूला था, उससे ही इसका प्राइस निकालने का फार्मूला आ गया है। कह रहे कि पी इजकल टू डी अपॉन में के ई माइनस जी। उसके बाद इसका एक फार्मूला ये भी है, ई इंटू 1 माइनस बी और के ई माइनस बी आर। ठीक है, इसका फार्मूला है ई इंटू 1 माइनस बी और के ई माइनस बी आर। ठीक है, इसका कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, ई का अर्निंग पर शेयर, बी का रिटेन रेशियो, 1 माइनस बी का डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है जी। डिविडेंड इसका है इसका फार्मूला है डिविडेंड, तो इसका क्या है, ई इंटू 1 माइनस बी, तो क्या हो जाता है, ये डिविडेंड ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटलाइजेशन रेट है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर जो है रेट ऑफ रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट्स पर, डी है डिविडेंड पर शेयर्स। ठीक है जी, और जी है ग्रोथ रेट। अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन मॉडल क्या कहता है, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयर आर रिस्क अवर्सर, वो रिस्क अवर्सर होते हैं, वो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते। कहते हैं कि डिविडेंड रिसीवेबल इन फ्यूचर्स असर्टेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत टाइमिंग एंड अमाउंट्स, असर्टेन होता है जो फ्यूचर में मिलने वाला डिविडेंड्स होता है। इन्वेस्टर्स गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग डिविडेंड्स, एग्जिस्टिंग डिविडेंड्स को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमने आज ही लेना है, फ्यूचर असर्टेन है, फ्यूचर में क्या पता मिले या ना मिले। दे बिलीव इन दिस प्रिंसिपल्स, बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुशेस। ठीक है जी। कहते देयर वाई दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस फॉर द शेयर्स। कहता है कि इसीलिए वो रेडी होते हैं टू पे हायर प्राइस ऑफ द शेयर्स फॉर द शेयर्स के लिए ऑफ सच फर्म्स विच पे मोर डिविडेंड प्रेजेंटली, वो चाहते हैं मोर डिविडेंड प्रेजेंटली। दस इफ़ द फर्म बिलीव इन मोर रिटेंशंस, अगर फर्म जो है मोर रिटेंशन में बिलीव करती है, दैट पे आउट ऑफ द डिविडेंड इट मे इफेक्ट बैडली ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कहते हैं कि वो जो ये गॉर्डन मॉडल है वो कहता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क अवर्सर होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा आज ही डिविडेंड लेना चाहते हैं, इन फ्यूचर में क्या पता डिविडेंड मिले या ना मिले। ठीक है जी। बट अगर जो फर्म है, द मोर ऑफ द फर्म कीप रिटेन रेशो अगर उसका ज़्यादा है तो मोर द शेयर होल्डर विल डिस्काउंट द फ्यूचर अर्निंग, डिस्काउंट करेंगे फ्यूचर अर्निंग में। यानी कि इन द अदर वर्ड वी मे से दैट एज वी इंक्रीज द रिटेन रेशो द कैपिटलाइजेशन रेट इंक्रीज। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करेंगे, ठीक है, अगर फर्म क्या है रिटेन करके रखती है ज़्यादा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कम डिविडेंड देती है, तो क्या होगा, जो कैपिटलाइजेशन रेट है मतलब केई है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिंस द शेयर होल्डर्स विल लाइक टू डिस्काउंट द फ्यूचर अर्निंग एट हायर रेट, उनको फ्यूचर में ज़्यादा हाई रेट से अर्निंग चाहिए। दिस कैन बी एक्सप्लेन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये है इसका, कहते हैं कि अगर वो डिविडेंड कम दे रही है तो क्या होगा, वो रिटेन ज़्यादा कर रही है, ठीक है, तो हमारा केई जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह। उसके बाद हम पढ़ते हैं इफ़ द डिस्काउंट रेट, तक केई इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जो फर्म है वो रिटेन रेशियो ज़्यादा कर रही है। इफ़ द डिस्काउंट रेट केई रिमेन कांस्टेंट, अगर कहता है कि जो हमारी केई है वो कांस्टेंट रहती है तो आइडियल डिविडेंड पॉलिसी विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द फर्म्स, ये हमारी जो डिपेंड करती है फर्म पर। कह रहे कि फॉर डेवलपिंग फर्म, अगर कोई डेवलपिंग फर्म है और ग्रोइंग फर्म, द रिटेन ऑफ इनकम विल मोर बेनिफिशियल वाइल द डिक्लाइनिंग फर्म। कहता है कि अगर हमारी जो ग्रोइंग फर्म है उसके लिए रिटेन जो इनकम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू डिक्लाइनिंग फर्म। इट वुड बी प्रॉपर टू डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एज ए डिविडेंड्स।
कहता है कि जो डिक्लाइनिंग फर्म का है उसके लिए तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा होता है, बट जो ग्रोइंग फर्म होती है उनके लिए रिटेन रेशो करना, रिटेनिंग अर्निंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वी कैन नो अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्म बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ रिटर्न। कहता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ग्रोइंग फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है, नॉर्मल फर्म है, उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उनको कंपेयर कर कर एंड केई को कंपेयर कर कर। इफ़ अगर हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है मोर देन केई है तो इसका मतलब है वो ग्रोइंग फर्म है। अगर रेट ऑफ रिटर्न लेस देन केई है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है वो डिक्लाइनिंग फर्म है। अगर हमारा जो केई है और वो आर दोनों बराबर हैं तो वो नॉर्मल फर्म है, ठीक है जी। द गॉर्डन मॉडल और जो वॉटल का मॉडल था विल गिव द सेम रिजल्ट, दिस देयर कंसिक्वेंस रिजल्ट वुड बी ऑलमोस्ट सेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एजम्पशंस। द मेन एजम्पशंस ऑफ द गॉर्डन मॉडल कैन बी गिवन बिलो। गॉर्डन मॉडल की एजम्पशंस क्या आती है? द फर्म यूज़ ओनली इक्विटी कैपिटल, फर्म केवल इक्विटी कैपिटल को यूज़ करती है, ठीक है। फर्म यूटिलाइज ओनली द रिटेन अर्निंग फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड द एक्सपेंशंस के लिए वो केवल रिटेन अर्निंग को ही यूज़ करती है। नो आउटसाइड सोर्स जैसे कि लोन, प्रेफरेंस शेयर, एडिशनल इक्विटी वो यूज़ नहीं करती, केवल इक्विटी होती है उसके पास और रिटेन अर्निंग होता है उसके पास। द रेट ऑफ रिटर्न एंड रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। देयर वुड बी नो चेंज इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कांस्टेंट रहता है। द फर्म विल रिमेन इन एग्जिस्टिंग, पर कंडीशनल में ही वो अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन है जो उसकी परपेचुनिटी है उसमें ही वो रहना चाहती है। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिक्विडेशन इन द नियर फ्यूचर्स, क्या जी, अपनी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें ही वो रहती है, उसके बाद उसको चेंजमेंट नहीं करना चाहती। रिटेन रेशो कांस्टेंट रहता है, जो रिटेंशन रेशो होता है वो भी कांस्टेंट रहता है, आर भी कांस्टेंट रहती है, फर्म की कंडीशन भी कांस्टेंट रहती है, फर्म केवल रिटेन रेशो को ही यूज़ करती है, रिटेन अर्निंग को ही यूज़ करती है, ठीक है जी। और वो इक्विटी फर्म है, ये इसकी क्या है इम्पोर्टेंस, वो अजम्पशंस हैं। उसके बाद पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट। बिसाइड द अबव अजम्पशंस देयर आर द टू अजम्पशन ऑफ गॉर्डन मॉडल विच आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। सच एज वन अजम्पशन इज दैट द कैपिटलाइजेशन रेट शुड मोर देन द रेट ऑफ रिटर्न, कि कैपिटलाइजेशन जो रेट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए, केई से। कह रहे कि सच एज वन अजम्पशन इज दैट कैपिटलाइजेशन रेट शुड मोर देन द रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। जो हमारा केई है वो मोर होना चाहिए आर से, ठीक है जी। इफ़ दिस अजम्पशन इज इंक्लूड देन अबव मेंशन फार्मूला विल सपोर्ट completely bird in hand principles, so we go on the increasing the dividend payout ratio। इसलिए अगर हम कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो को, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। इफ़ मोर डिविडेंड्स देन हायर मार्केट वैल्यू, बट इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज़ मोर देन केई द गॉर्डन मॉडल विल शो द एडवर्स रिजल्ट्स, तो इसका जो है एडवर्स रिजल्ट दिखा देता है। इसके अजम्पशन का ही उल्टा दिखा गया है। कहते हैं कि इसकी एक अजम्पशन है कि इसके जो कैपिटलाइजेशन रेट है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, कई ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है, बट ये उसका उल्टा दिखा रहा है, ठीक है। बिसाइड द वन मोर अजम्पशन इज ऑल्सो टेकन, इसकी दूसरी अजम्पशन लेते हैं, जो केई है वो कांस्टेंट रहता है, इसने सब बोला है। इट मीन केई डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज द रिटेन रेशो, अगर हम रिटेन रेशो को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो केई इंक्रीज़ नहीं होगा। देन देयर would be three different situation of the firm in respect of the application of Gordon model। कहता है कि डिफरेंट इसकी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है जी। उसकी दूसरी अजम्पशंस ली, उसमें वो कहता है कि मतलब कि उसने कहा कि जो हमारा केई है ना रिमेन कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसकी बहुत सारी हमें कंडीशन पाई गई इसी मॉडल में। कहता है कि अगर हमारा आर जो है केई से मोर देन है तो वो ग्रोथ फर्म है, अगर दोनों बराबर हैं तो नॉर्मल फर्म है, अगर आर जो हमारा केई से कम है तो डिक्लाइनिंग फर्म है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसका इम्पोर्टेंट नोट पढ़ा, ठीक है जी। फिर पढ़ते हैं, इन ऑल दिस थ्री सिचुएशन द इंफॉर्मेशन इज यूज टू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ गॉर्डन मॉडल टू एग्जिबिट इट्स कंक्लूजन। सपोज अर्निंग पर शेयर कितना है, 10 है, ठीक है जी। अर्निंग पर शेयर कितना है, 10 है, और रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन केई कितना है, 10% है, और केई मतलब 0.10। मार्केट वैल्यू कितना कैसे निकलता है, ई इंटू 1 माइनस बी, केई माइनस बी आर, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं, ये है इसका, इसमें हम रिटर्न रखते हैं। आर ए फर्म, जो फर्म ए है उसका 15% है, फर्म बी का 10% है, इसका 8% है, ठीक है जी। तो हम इसके बेस पर ये बता सकते हैं कि कौन सी ग्रोइंग फर्म है। हमारा जो केई है वो 10% है, इसका 15% है फर्म ए का,
तो ये क्या है, ग्रोइंग फर्म है। फर्म बी का बराबर है तो हम इसे नॉर्मल फर्म कह सकते हैं। इसका 10% से कम है मतलब 8% इसका रिटर्न है, तो इसको हम डिक्लाइनिंग फर्म कह सकते हैं। ठीक है जी। इसमें हम चलिए पढ़ते हैं पे आउट रेशो। इफ़ द पे आउट रेशो इज़ 40%, अगर उसका पे आउट रेशो कितना है, 40% है, मतलब कि वो 60% रिटेन कर रख रही है, 40% एज ए डिस्ट्रीब्यूशन बांट रही है, तो क्या कंडीशन होती है, तो इसका होता है 10 होता है ई हमारा कितना था 10%। ठीक है जी। उसके बाद होता है ई जो हमें दे रखा था अर्निंग पर शेयर्स, ई कितना था 10, और 1 माइनस बी बोले तो रिटेन रेशो जितना रखा था उसने 0.6 अपॉन में उसने के मतलब 10%, माइनस में बी कितना है 0.6 और आर कितना है 15% उससे जितना रेट है। ठीक है जी। ऐसे ही इसका नॉर्मल फर्म का, तो इसका कितना आ रहा है 400 रुपीज़ आ रहा है। ऐसे ही हमने नॉर्मल फर्म का निकाला, ई है हमारा 10 और 1 माइनस बी मतलब कि 0.6 है हमारा बी, और यह है हमारा के ई मतलब 0.10 और माइनस बी आर, इसका आ रहा है 10 और इस ऐसे ही इसका आ रहा है 77। ठीक है जी। अगर हमारा पे आउट रेशो हम लेते हैं 60%, तो इसमें हम क्या करते हैं 60% लेते हैं, तो रिटेन रेशो कितना हो गया 40%। ऐसे इसके फॉर्मूले में पुट किया, इसके में पुट किया, इसके में पुट किया, तो इसका 50 आया, इसका 100 आया, इसका कितना आया 88 आया। तो हमने पहले वाली कंडीशन में नोट किया, तो हमारी जो मार्केट प्राइस है कितना है, उस मार्केट वैल्यू पर शेयर का ग्रोइंग फर्म में ज़्यादा आ रहा है। अगर हमारा पे आउट रेशो कितना है 40% है, कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो इसमें कितना आ रहा है 400 आ रहा है, इसमें 100, इसमें 77 आ रहा है। अगर हमने पे आउट रेशो इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होता है, हमारा जो शेयर का वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब कि इस 400 से कितना हो गया 150 हो गया। अगर हम 90% और इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो शेयर का वैल्यू है वो और डिक्रीज़ हो जाता है। पहले 400 था, फिर 150 हो गया, अब कितना हो गया 106 हो गया। ऐसे ही इसमें कितना है, इसमें 100 ही है, तो इसमें क्या होगा, पहले 77 था। अगर जो डिक्लाइनिंग फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म के लिए तो अच्छा होता है, इसका मतलब इस जो एग्जांपल है इसका मतलब यही है कि जो डिक्लाइनिंग फर्म है उसके लिए तो पे आउट रेशो बेस्ट होता है ज़्यादा करना, क्योंकि उसकी जो डिक्लाइनिंग फर्म थी उसका पहले मार्केट प्राइस था 77, उसने ज़्यादा पे आउट रेशो कर दिया तो उसका हो गया 88, उसने और ज़्यादा कर दिया तो उसका हो गया 98, तो मतलब इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, और इसके लिए जो ग्रोइंग फर्म होती है उसका क्या हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसके लिए रिटेन बेस्ट होता है और इसके लिए डिविडेंड बेस्ट होता है। ठीक है। और ये तो नॉर्मल कंडीशन है, इसमें वो कुछ भी फॉलो कर सकता है। चलिए पढ़ते हैं। कंक्लूजन कहता है कि इट इज़ ए ग्रोइंग फर्म यही वही बताता है कि ग्रोइंग फर्म के लिए अगर हमारी आर जो है के से ज़्यादा है तो उसको रिटेन करना ज़्यादा चाहिए, और बी को वो नॉर्मल कंडीशन में है, विल नॉट इफेक्ट, उसका मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है। जो 100 का 100 ही रहा, बट जो डिक्लाइनिंग फर्म थी उसकी के आर जो है जो आर है वो के से कम है, तो उसके लिए डिविडेंड पेमेंट जो है बेटर होता है, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाता है। वो एक एग्जांपल और दे रखा है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये सेम है। ठीक है। इसमें ये बता रखा है कि पे आउट रेशो इतना है तो इतना है तो क्या होगा, इस तरह। उसके बाद पढ़ते हैं वॉल्टर मॉडल क्या था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि ये मॉडल किसने प्रोपाउंड किया था, जेम्स ई वॉल्टर ने इसको बनाया था। ठीक है जी। दिस मॉडल इज़ और थ्योरी ऑल्सो सपोर्ट द डिविडेंड डिसीजन सर्टेनिटी इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कहते हैं कि ये रिलेवेंट है तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। दिस इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दोनों में ही बहुत अच्छा रिलेशन होता है। ड्यू टू विच द डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को इफेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, वाइल डिसाइडिंग द डिविडेंड पॉलिसी बोथ द फैक्टर्स रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, कहता है कि जो इस मॉडल के हिसाब से वाइल डिसाइडिंग द डिविडेंड पॉलिसी बोथ द फैक्टर जैसे कि रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। जब हम डिविडेंड डिसाइड करते हैं तो इसमें आर और जो के है वो बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं। ठीक है। ए फर्म कैन डिसाइड इट्स आइडल डिविडेंड पॉलिसी बाई मेकिंग द कंपेरिजन बिटवीन इस कैपिटलाइजेशन रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न में अगर वो कंपेयर करे तो वो अच्छा डिविडेंड पॉलिसी जो है डिसाइड कर सकती है, विच में बी हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द
बिजनेस फर्म्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए वो के ई और आर को यूज़ कर सकती है इन डिसाइडिंग करने में डिविडेंड पॉलिसी। वॉल्टर क्या कहते हैं? वॉल्टर कहते हैं ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions दीज आर द फॉलोइंग्स। द फर्म सेटिस्फाई ऑल इज फाइनेंशियल नीड्स थ्रू द इंटरनल सोर्स से यूज़ करते हैं, ठीक है जी, इंटरनल सोर्स से यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिटेन अर्निंग, जैसे कि उसमें था ऐसे ही इसमें है। इट मीन द फंड अवेलेबल एक्सटर्नल सोर्स लाइक द एडिशनल इक्विटी प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर आर नॉट यूज बाई डूइंग द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन देयर वुड बी नो चेंज इन द ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द फर्म्स। कहते हैं कि अगर वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी लेता है तो ऑपरेटिंग रिस्क में कोई चेंज नहीं होता है। इन द अदर वर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड के ई रिमेन कॉन्स्टेंट, जैसे उसमें था ऐसे ही सेम इसमें है। EPS जो है अनचेंज रहती है। फर्म विल रिमेन परपेचुअल लाइफ, उसकी मतलब लाइफ टाइम तक चलेगी, ठीक है जी। रिमेन एग्जिस्टेंस फॉर क्वाइट लॉन्गर पीरियड्स के लिए। आफ्टर फुलफिल दीज अजम्पशंस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए फर्म कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला के बेस पर हम इसको निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है D प्लस R अपॉन में के ई, E माइनस D अपॉन में के ई, ठीक है जी। D का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, R का मतलब होता है एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉरी। फिर उसके बाद है ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर और डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना है। D प्लस R अपॉन में के ई माइनस D अपॉन में के ई, ठीक है। इसका ये फार्मूला है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये बताया गया है दोबारा से, इसके बाद पढ़ते हैं क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्टर, वाइल डिसाइडिंग द आइडल डिविडेंड पॉलिसी फर्म शुड यूज़ कंपेयर द रेट ऑफ रिटर्न एंड के ई को उसको कंपेयर कर सकती है। विद दिस हेल्प द फर्म कैन फाइंड आउट द आइडल पे आउट रेशियो एंड रिटेन रेशियो, वो अच्छे से डिसाइड कर सकती है इन दोनों को यूज़ करके। और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मैक्सिमम हो और हमारी जो पे आउट रेशियो और रिटेन रेशियो है वो दोनों भी मतलब हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी सेटिस्फाई रहें और हमारी जो फर्म के एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ के लिए जो भी हमें पैसा चाहिए वो भी हम बचा कर रख लें। कह रहे कि इसके अंदर 3 सिचुएशन होती हैं। नंबर फर्स्ट है ग्रोइंग फर्म। इन केस द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारा जो R होता है रेट ऑफ रिटर्न होता है वो के ई से मोर देन है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे ग्रोइंग फर्म, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, डिविडेंड जो होता है एब्सेंट होता है, वो डिविडेंड नहीं देती। फर्म शुड रिटेन इट्स अर्निंग, फर्म अपने जो रिटेन अर्निंग करके रखती है। के ई सो द शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड हाउ मच रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जो के ई होता है वो ये बताता है कि वो कितना, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितनी अमाउंट चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है अगर हमारा R जो है के ई से ज़्यादा है, इट्स मीन कंपनी हैविंग द, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। इट इज़ बेटर टू रिटेन इट्स अर्निंग अदर देन टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर होल्डर्स इट फ्रॉम इट सेल्फ शुड मोर अर्निंग बाई इन्वेस्टिंग इट। अंडर दिस DP रेशो जो होता है शुड भी 0 होता है, रिटेन रेशो 100% होता है। उसके बाद डिक्लाइनिंग फर्म, ये भी बिल्कुल वैसे ही कह रहा है जैसे वो कह रहा था कि अगर ग्रोइंग फर्म है तो उसको क्या करना है, अपना रिटेन करके रखना है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और अगर डिक्लाइनिंग फर्म है तो उसके लिए क्या होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ही अपना अमाउंट जो है रिटेन करके रखना होता है। रिटेन करके नहीं, सॉरी, एज ए डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर उसका जो डिक्लाइनिंग फर्म कौन सी होती हैं, जिनकी के ई मोर होती है एज़ कम्पेयर टू R, ठीक है जी। के ई मोर होती है मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है, R कम होती है, रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, तो उसने क्या करना होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, देयर इज़ ए नो सो मच गुड ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट बिफोर द फर्म्स, फर्म के सामने अच्छे ऑप्शन नहीं हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सिंस इट वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाई शेयर होल्डर्स, वो एबल नहीं होती कि अपने शेयर होल्डर्स के लिए जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं के ई के बराबर रिटर्न ला सके। इट वुड बी बेटर फॉर सच फर्म, इस फर्म के लिए क्या बेटर होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ईच फर्म विच हाईएस्ट होगी इधर पे आउट रेशो इज कीप 100%, अगर पे आउट रेशो 100% होगा तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है ऑफ द फर्म की तो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है जी। नॉर्मल फर्म क्या होती है, वो नो इफेक्ट करती है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, जिसमें R दोनों के ही बराबर होते हैं, वो रिटेन भी करके रख सकती है, ऐसे भी कर सकती है। कहते हैं कि ये इरेलेवेंट होती है, डिविडेंड डिसीजंस आर रिलेवेंट फॉर सच फर्म्स वॉट एवर मे बी पे आउट रेशियो, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वुड रिमेन स्टेबल, स्टेबल ही होती है मार्केट वैल्यू, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। हमारा R जो है दोनों उसके बराबर होते हैं, R और K बराबर होते हैं, इसीलिए पे आउट रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं आता। लिमिटेशन क्या है इसकी, नो एक्सटर्नल फाइनेंस, क्योंकि रिटेन अर्निंग को यूज़ करता है तो एक्सटर्नल फाइनेंसेस को यूज़ नहीं करता है। एप्लीकेबल ओनली
प्योर इक्विटी फॉर्म पर ही एप्लीकेबल होती है। स्टेबिलिटी ऑफ मतलब हमारी जो आर है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी कांस्टेंट होती है, तो इसकी ये बुराई करता है। वॉल्टर मॉडल कहता है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी, बट एक्चुअली ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए कुछ एग्जांपल है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह। उसके बाद अब पढ़ते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि दिस थ्योरी इज पॉपुलर बाय एमएम हाइपोथेसिस। एमएम हाइपोथेसिस या एमएम थ्योरी, रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड्स भी बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिविडेंड डिसीजंस आर रिलेवेंट। डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं, रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि इसका जो फर्म की वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है जी। फर्म पे डिविडेंड और रिटेन द होल अर्निंग विद इन द फर्म, द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन कांस्टेंट। अगर वो सारा का सारा पैसा अपने पास रख ले या सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बट फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नॉट द डिविडेंड पॉलिसी। फर्म की जो वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करती है, ना कि डिविडेंड पॉलिसी पर। इट मीन दैट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हाट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ऑन द असेट्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज सोलो डिटरमाइन ऑफ इट्स वैल्यू। कहता है कि इट्स मीन वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं व्हाट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए फर्म ऑन द असेट्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, जो इन्वेस्ट की गई हैं बिजनेस में उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, इज अ सोलो डिटरमाइन ऑन इट्स वैल्यू। एमएम जो थ्योरी थी वो अज्यूम करती है फर्म यूज़ करती है टू सोर्स ऑफ फाइनेंस ओनली टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इशू ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स या फिर रिटेन अर्निंग। इफ़ द फर्म रिटेन इट्स अर्निंग, अगर फर्म जो है अपने पैसे को रिटेन करके रखती है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, इट विल बी शो इन द बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पर इसे दिखाती है, अगर वो रिटेन करके रखती है सारा का सारा पैसा। दिस एड टू द फंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही होता है, विच मीन दैट मोर टर्मिनल वैल्यू विल बी पीस ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू शेयर होल्डर्स को मिलेगी अगर वो रिटेन करके रखेगी। दिस विल सर्टेनली इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा। शेयर होल्डर्स विल बी बेनिफिट लॉट, उस शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर वो रिटेन करके रखती है तो। इसके अपोजिट पढ़ते हैं, अगर वो सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, द फंड अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स will reduce and company will have to use additional equity share for its investment need fulfillment. This will certainly से करेगी, this certainly lower down the market value per share but number of issue share will increase। कहता है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सारे का सारा पैसा तो फंड अवेलेबल है जो शेयर होल्डर्स के लिए विल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। कंपनी विल हैव टू इशू एडिशनल इक्विटी, कंपनी जो है एडिशनल इक्विटी इशू करनी पड़ेगी उसे फॉर इन्वेस्टमेंट नीड फुलफिलमेंट करने के लिए। दिस विल सर्टेनली लोअर डाउन द मार्केट वैल्यू पर शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर कर देगी तो क्या होगा, मार्केट का जो वैल्यू है शेयर्स का वो कम हो जाएगा, बट नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म वुड रिमेन अनचेंज, तो फर्म की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी। रिटेन रेशो में बताया कि उसने उसे रिटेन करके रखा तो पैसा रिजर्व में रखा, जब कंपनी का समापन होगा, लिक्विडेशन होगा तो सारा पैसा शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो क्या होगा, फर्म के पास से पैसा खत्म हो जाएगा तो वो नए शेयर इशू करेगी। जब नए शेयर इशू करेगी तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे, बट वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। विद एनी चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन अनचेंज, ठीक है जी। ये फॉर्मूले से बताया गया है। सपोज फर्म इशू करती है 1 लाख के इक्विटी शेयर्स वो इशू करती है, 10 रुपये का एक है। फर्म ओनली यूज इक्विटी शेयर्स, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, 1 लाख रुपये है, तो मतलब कितनी हो गई इसकी, 10 लाख रुपये हो गई। नाउ द सपोज फर्म हैज़ अर्न कितना, 3 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, इसने सारा का सारा रिटेन कर लिया तो उसकी मार्केट वैल्यू अब कितनी हो गई, तो करीब पर शेयर इंक्रीज बाय 3 रुपये से इंक्रीज हो गई। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स फर्म गो अप कितना, 13 हो गई। द नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख है। अगर टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 10, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो गई, 13 लाख हो गई, ठीक है जी। उस ऑन द अदर हैंड अगर फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा का सारा डिविडेंड, ठीक है, तो क्या होता है, सपोज द मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना है, 10 रुपीज़ है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म कितनी है, 3 लाख है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई दैट फर्म हैज़ गो टू इंक्रीज द एडिशनल फंड्स, क्योंकि उसने सारा का सारा फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको फंड्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, इंक्रीज़ कर देगी नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इशू कर देगी। तो उसने एडिशनल फंड्स इशू किए, एडिशनल जो इशू थे शेयर्स थे वो इशू किए, कितने के, 3 लाख के। तो 3 लाख से उसने न्यू शेयर कितने इशू किए, 30,000 के,
30,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स, 30,000 नंबर ऑफ़ शेयर इशू किए 3 लाख के। तो नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ हो गए, कितने हो गए, 1 लाख पहले थे और 1 लाख पहले थे और 30,000 ये हो गए, 1,30,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 10। तो इसका कितना है वैल्यू, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, दोनों का सेम रहा। इन बोथ सिचुएशन टोटल मार्केट वैल्यू द फर्म वुड रिमेन सेम, दोनों ही कंडीशन में सेम रहती है, यही बताती है। ये कहता है कि हम रिटेन करें या फिर डिविडेंड दें, हमारी जो मार्केट वैल्यू है फर्म की उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। कहता है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। ठीक है जी, सबको हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती है इसमें, कुछ ऐसा था। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है और कहता है कि सब डिवाइड कर सकते हैं उसको इंडेफिनेटली, एंड इन्वेस्टमेंट में बी मेड अवेलेबल इमीडिएटली, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती है, रैशनल होता है इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसको फुल थिंकिंग कर यूज़ करके वो तभी इन्वेस्ट करता है। नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होता है। स्टेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। कहता है कि फॉर्मूला क्या है, स्टेप 1, अकॉर्डिंग टू MM एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वुड इक्वल टू द डिविडेंड रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड्स। इसका पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इसके हिसाब से पहला स्टेप क्या कहता है। जो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है ऑफ इक्विटी शेयर की वुड भी इक्वल होगा टू द डिविडेंड रिसीवल एट द एंड ऑफ द पीरियड्स। जो हमारी मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है ना इक्विटी की, वो किसके बराबर रहेगा, डिविडेंड जो हमने रिसीव किया था एट द एंड ऑफ पीरियड्स। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू पर शेयर्स। द टोटल फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन एज अ डिस्काउंट रेट। पीओ का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। इसको पढ़ते हैं। कहता है कि जो डी का मतलब होता है करंट है, इसका क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। D1 का होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर और 1 + KE + P1 अपॉन में 1 + KE। ठीक है जी, P1 होता है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड्स। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अप्लाई दिस फार्मूला, वी विल फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू पर शेयर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड्स एंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ नॉर्मली गिवन इन दिस क्वेश्चंस। इसमें हम क्या निकालते हैं, कह रहे कि जो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की, वो किसके इक्वल रहेगी, इन डिविडेंड रिसीवल एट इन द एंड ऑफ द पीरियड्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स के। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेप में नाउ द अमाउंट विल कैलकुलेटेड विच इज़ रिक्वायर बाई राइजिंग द न्यू इशू। अब क्या होता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है, इशू करता है इक्विटी शेयर्स को। ठीक है जी, सेकंड स्टेप में तो वो किस तरह कैलकुलेट करेगा, उसे कितनी रिक्वायरमेंट है, न्यू इन्वेस्टमेंट और रिटेन अर्निंग। उसके पास जितनी रिटेन अर्निंग थी, जैसे कि उसको 3 लाख की ज़रूरत है, 3 लाख में उसकी रिटेन अर्निंग 1 लाख पड़ी हुई है, तो 2 लाख की न्यू इन्वेस्टमेंट कर देगा। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला है कुछ ये। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, कहते हैं कि नाउ द कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू। नंबर ऑफ़ शेयर कितने इशू करने हैं, तो इसे जो ये निकल के आया, इससे अमाउंट निकल के आई थी कितनी हमने अमाउंट के इशू करने हैं। P1 से क्या हो गया, P1 से आ गया उसका प्राइस, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल के आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ़ शेयर इशू करने हैं। ठीक है जी, फोर्थ स्टेप में, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, नाउ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इसका होता है P1 ब्रैकेट N + N, मतलब कि चेंज इन जो हमारा नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स में जितना चेंज हुआ। N का मतलब होता है कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स थे आउटस्टैंडिंग, मतलब पहले थे, और कितने हमने न्यू चेंज किए। और P1 का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड, और माइनस में I मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट प्लस E टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म्स अपॉन में 1 + KE। इसका फॉर्मूला होता है ये वैल्यू ऑफ द फर्म का निकालने का, मतलब कि P1 कि हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर का एट द एंड ऑफ में कितना था, N हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ शेयर पहले थे, और डेल्टा N मतलब कि कितने हमने नए इशू किए, माइनस में न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी की, प्लस में हमारे पास टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म क्या थी अपॉन में 1 + KE। इससे हमारी क्या निकल के आई, मोदी ग्लानियर मिलर अप्रोच की वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आई। ये इसके क्रिटिसाइज़ करता है इसका कि टैक्स को इग्नोर करता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती, ये बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। कह रहा है कि हमारा कहता है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट ऐसा नहीं होता, इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है, इंफॉर्मेशन कॉस्ट भी होती है, ये नहीं कहता कि, ये कहता है कि नहीं होती है। कह रहा है कि इन्वेस्टर ये कुछ इस तरह की क्रिटिसाइज थी, इन्वेस्टर प्रीफरेंस टू करंट इनकम्स। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू, मैंने आपको डिविडेंड का सारा कुछ फुल डिटेल में बता दिया।